आजम खान परिवार की मुश्किलें कम होने का नहीं ले रही हैं नाम और आजम परिवार पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कल अब्दुल्ला आजम से लंबी पूछताछ के बाद आज फिर सवाल जवाब होंगे। आज अब्दुल्ला आजम के अलावा आजम की पत्नी तंजीम फातिमा से भी ईडी जोनल ऑफिस में पूछताछ हो सकती है। दरअसल जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में अब्दुल्ला आजम और उनकी मां तंजीम फातिमा को ईडी ने समन जारी किया था। जानकारी के मुताबिक रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में ईडी ने आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को तलब किया है। ईडी के सूत्रों की माने तो आजम खान के बेटे और पत्नी को 15 जुलाई से पहले अलग अलग तारीख में राजधानी लखनऊ के ईडी के जोनल मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। और इसी सिलसिले में सपा विधायक अब्दुल्ला से कल भी लगभग 6 घंटे तक पूछताछ हुई थी और आज भी सवाल जवाब हो सकते हैं ईडी दफ्तर के अंदर। ये जानकारी है। तंजीम फातिमा जो कि आजम खान की पत्नी हैं, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। लगातार परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है और इसी मामले में पूछताछ हो रही है। कल 6 घंटे तक अब्दुल्ला आजम ईडी के दफ्तर में रहे, वहां पर उनसे पूछताछ की गई। आज भी सवाल जवाब उनसे हो सकते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में अब्दुल्ला आजम कल ईडी के सामने पेश हुए थे और लगभग 6 घंटे लंबी पूछताछ के दौरान उनसे कई सवाल किए गए। कई सवाल वो ईडी के टाल भी गए। हालांकि आज उनको दोबारा यहां बुलाया गया है। अब्दुल्ला के साथ उनकी मां तंजीम फातिमा को भी ईडी ने नोटिस दी थी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सभी दस्तावेज तलब किए हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के समय कितना पैसा लगा था, किन किन संस्थाओं का लगा था, कौन कौन से चैरिटेबल ट्रस्ट थे, इस बारे में ईडी ने जानकारी मांगी है। अब्दुल्ला आजम आज फिर ईडी के सामने पेश होंगे और तमाम दस्तावेज लेकर आएंगे। उनके साथ कल उनके वकील भी थे, आज भी उनके वकील रहेंगे। आज तय हो जाएगा कि अब्दुल्ला आजम ईडी के सामने क्या चीजें रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं और ईडी उनके जवाबों से, उनके दस्तावेजों से कितनी संतुष्ट है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो चलिए, आज की जांच को लेकर के किस तरीके से चीजें निकल के सामने आ रही है, ग्राउंड पर क्या चल रहा है, हम समझेंगे। हमारे सहयोगी विवेक सीधा जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विवेक, ये बताइए, कल 6 घंटे तक भी पूछताछ हुई, आज भी पूछताछ का सिलसिला जारी रहेगा, ये क्रम बड़ा लग रहा है, क्या कुछ जानकारी आ रही है? इसने रहता कल जो 6 घंटे पूछताछ हुई थी उसमें आजम के बेटे से पूछा गया, अब्दुल्ला आजम से पूछा गया कि उनके कितने बैंक अकाउंट्स हैं, उनकी डिटेल्स क्या है, मनी ट्रांजैक्शन कितना हुआ, किन किन संस्थाओं को हुआ। अब्दुल्ला आजम ने बहुत सारी जानकारियां दी थी लेकिन कुछ सवालों को वो टाल गए और जवाब या तो भ्रमित करके दिया, भ्रमित करने वाला दिया या फिर नहीं दिया। अब आज ईडी ने बुलाया है, आज फिर से उनके बैंक खाते डिटेल सारे मंगाए गए हैं। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो विभिन्न संस्थाओं में पैसा लगाया है और पैसा जहां जहां से आया है, उसके बारे में जानकारियां मांगी है। खास बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मुकदमा है जिसके बारे में छानबीन चल रही है। तो आजम के बेटे से कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में जितनी भी संपत्तियों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है, उन संपत्तियों का ब्यौरा दें और कितना निवेश किया है, कहां से रकम आई है, इसके बारे में जानकारी दें। आज अब्दुल्ला आजम दोबारा आएंगे यहां ईडी के मुख्यालय पर, जोनल ऑफिस में, और वहां पर उनसे पूछताछ होगी। ये पूछताछ कितनी देर होगी ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि कल भी ये माना जा रहा था कि 2 से 3 घंटे उनसे बातचीत होगी, पूछताछ होगी, लेकिन 6 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। तंजीम फातिमा, उनकी मां भी आ सकती हैं, हालांकि इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं है। इसी हफ्ते कहा गया है कि तंजीम फातिमा भी आएंगी, लेकिन आज वो आएंगी या नहीं आएंगी। अब्दुल्ला आजम से कल हमने बात की थी, उन्होंने कहा था कि तंजीम फातिमा को कभी फिर उनकी मां को फिर बुलाया जाएगा। फिलहाल आज वो नहीं आएंगी, लेकिन ईडी के अधिकारी कह रहे हैं, सोर्सेस कह रहे हैं कि वो आज वो यहाँ पर आ सकती हैं। तो आज लंबी पूछताछ आज भी होगी और तमाम दस्तावेज लेकर आएंगे। कल आधे अधूरे दस्तावेज थे, बहुत ज़्यादा तैयारी से नहीं आए थे, क्योंकि उनको ईडी के सवालों का अंदाजा नहीं था कि कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं, क्या क्या जानकारियां उनसे मांगी जा सकती हैं। अब उनको अंदाजा हो गया है और ईडी ने स्पष्ट कर दिया है कि क्या क्या चाहिए, बिंदुवार स्पष्ट किया है कि कौन कौन सी संपत्तियां आपने खरीदी हैं, कितने साल में खरीदी हैं और कहां से फंडिंग हुई है। जौहर यूनिवर्सिटी को जितना पैसा दिया गया है उसमें जो संस्थाएं हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, उसमें आपका क्या हिस्सा है, आपका क्या योगदान है, उनसे चैरिटेबल ट्रस्ट और विभिन्न फर्मों से संबंध क्या है, इस बारे में जानकारी के लिए तमाम जो दस्तावेज है वो आज लेकर बुलाया है। तो आज ये तय हो जाएगा, लगभग तय हो जाएगा कि ईडी की जांच की दिशा क्या होगी और अब्दुल्ला आजम की भूमिका को लेकर ईडी क्या तय करने जा रही है। ये भी चीजें सामने आ जाएंगी कि अब्दुल्ला आजम अपने पिता आजम की तरह, आजम खान की तरह इस
मामले में फंसेंगे या उनको क्लीन चिट दी जाएगी, ये आज लगभग तय हो जाएगा कि आज ईडी की भूमिका क्या रहेगी। उनके दस्तावेजों से, उनके कागजातों से, उनकी बातों से, उनके जवाब से अगर ईडी संतुष्ट हो जाती है तो आज अब्दुल्ला के लिए राहत भरी खबर होगी। लेकिन तंजीम फातिमा अभी बाकी हैं। ठीक है विवेक, पूरा आप परिवार नजर बना के दायरे में आ चुका है रखिएगा, और आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यूपी चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज काशी दौरे पर पहुंचेंगे। पीएम आज वाराणसी को 1774 करोड़ की सौगात देंगे। इस दौरान पीएम मोदी 43 परियोजनाओं की सौगात देने के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 4 घंटे के दौरे पर पीएम मोदी के 3 जगहों पर कार्यक्रम है। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी का काशी दौरा है। आज काशी को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। 4 घंटे का उनका दौरा होगा। 43 परियोजनाओं की सौगात काशी वासियों को देने वाले हैं वो, और काशी पूरी तरीके से तैयार है। अब प्रधानमंत्री के आने का इंतजार है। तो किले में बदल चुकी है काशी और किस तरीके के इंतजाम है सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर, इस पर आपको ज्यादा जानकारी दे देते हैं। देखिए, पीएम की सुरक्षा को लेकर अलर्ट पर काशी को रखा गया है, वहां के प्रशासन को रखा गया है। जिले में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है। सिविल डिफेंस को चौकस रहने के निर्देश है। इसके अलावा पीएम के रूट पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। 10,000 से ज्यादा जवान सुरक्षा में तैनात हैं। इसके अलावा पुलिस के अलावा अगर आप देखें तो पीएससी की टीमें हैं, आरएएफ, एसटीएफ की भी तैनाती कर दी गई है। एसपीजी भी तीनों कार्यक्रम स्थल पर पैनी नजर बना के रखेगी। एसपीजी की टीमें भी वहां पर लगाई गई हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कड़ी है। काशी पूरी तरीके से सजकर तैयार है और प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो बहुत ही कम समय के लिए है, लेकिन 43 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसकी सौगात प्रधानमंत्री आज देने जा रहे हैं काशी को। और ऐसे में आपको बताएं कि 3 जगहों पर कार्यक्रम रखा गया है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, जहां पर वो शिक्षाविदों से बात करेंगे। वहां पर बच्चों से भी संवाद का कार्यक्रम बताया जा रहा है प्रधानमंत्री का, क्योंकि हर वक्त कार्यक्रम को लेकर जो भी वहां से अपडेट है, हमारे रिपोर्टर भी वहां से आप बिल्कुल जया, और इसीलिए जमीन पर सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तस्वीर क्या है ये हम समझेंगे कैमरों की मदद से। नीतीश पांडे रुद्राक्ष से मौजूद है, कन्वेंशन सेंटर से सीधा रुख करेंगे, और वीरेश पांडे भी मौजूद हैं हमारे साथ। वीरेश से शुरुआत करते हैं। वीरेश, बताइए जहां मौजूद हैं आप, किस तरीके की तस्वीरें, क्या जानकारी? देखिए तस्वीरें आप देखिए, मैं मौजूद हूं संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम। यहाँ की तस्वीरों को देखिए, स्टेडियम को देखिए और यहाँ पर तैयारियों को भी देखिए स्नेहलता। कारण ये है कि 20,000 से ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे, बैठेंगे, और ये तैयारियाँ अब टेलीविज़न स्क्रीन पर आपके सामने हैं। देखिए कुर्सियाँ लगाई गई हैं, चूँकि बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम की वजह से वेदर को देखते हुए ये जो तंबू कनात लगा है ये पानी से एकदम फुल प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। और व्यवस्था देखिए, वीवीआईपीज़ के बैठने के लिए अलग व्यवस्था है, पार्टी के पदाधिकारियों के बैठने के लिए अलग व्यवस्था है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तमाम मंत्रीगण के लिए, और प्रधानमंत्री के लिए अलग व्यवस्था है। मंच सज चुका है। अपने कैमरे की नज़र से दिखाऊंगा कि दिव्य काशी, भव्य काशी मंच पर लिखा हुआ है। फूलों की सजावट आप टेलीविजन स्क्रीन पर मेरे कैमरे के जरिए देख रही होंगी स्नेहलता। दिव्य काशी, भव्य काशी के अलावा एक और शब्द का प्रयोग है, नई काशी। जी हां, प्रधानमंत्री ने नई काशी की संकल्पना और परिकल्पना लोगों के सामने रखी थी। नई काशी विकास की काशी है, यानी आध्यात्मिक काशी से इतर एक नई काशी विकास की गंगा है। आध्यात्मिक गंगा के अलावा विकास की गंगा बहाने का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, अब वो साकार हो रहा है। और 20,000 से ज़्यादा लोग जब यहाँ उपस्थित होंगे, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता और काशी के लोग, काशी के आसपास के लोग यहाँ मौजूद होंगे, उस समय प्रधानमंत्री 1774 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। देखिए ये जो कुर्सियां लगी हुई हैं, ये वीवीआईपीज़ के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। कुर्सियों के ऊपर ये लगाया गया है कवर, ताकि बहुत ही सफ़ेद तरीके से सफ़ेद पोश लोग बैठ सकें। और टेलीविज़न स्क्रीन पर यानी दूरदर्शन और एएनआई के ज़रिए क्या सेटअप यहाँ लगाया गया है, ये भी अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा
दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा जल्दी आएं और यहाँ की व्यवस्था को दिखाएं कि सुबह 9 बजे से तैयारियां स्नेहलता चल रही हैं कि जी। प्रधानमंत्री जब बोलेंगे और विकास की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, ये सारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, इसलिए हाई इक्विप्ड व्यवस्था के जरिए ये सारा प्रचार होगा और पंखे भी लगाए गए हैं। बहुत गर्मी उमस है स्नेहलता, वाराणसी आप हमेशा आती रहती हैं और ये वक्त उमस भरा है, लेकिन प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ कूलर भी लगाया गया है, पंखे भी लगाए गए हैं, एसी की व्यवस्था मंच पर है। लेकिन कुल मिलाकर जो प्रधानमंत्री से मोहब्बत और प्यार करने वाले लोग हैं, न उन्हें एसी की जरूरत है, न कूलर, न पंखे की जरूरत है। वो तो काशी की धरती पर प्रधानमंत्री के आगमन मात्र से ही हर्षित हैं, मुदित हैं और इस बात को लेकर बहुत ही उल्लसित हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे। जब जब आते हैं तो कुछ सौगात देकर जाते हैं और जब सौगात देकर प्रधानमंत्री जाएंगे तो वो जो लोक कल्याणकारी संकल्प जो पेश किया था उसका धरती पर अवतरण होगा, क्योंकि वादा किया गया था लोक संकल्प पत्र के जरिए 2022 के चुनाव में, 2014 में, 2017 में, 2019 में, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे करके जमीन पर अवतरित हो रही हैं, जमीन पर वो सतह पर दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए बातों को बताना भी जरूरी होता है, समझाना भी जरूरी होता है। इसलिए 20,000 से ज्यादा लोगों को समझाने, बताने, दिखाने और लोगों को ये दिखाने के लिए कि विकास की बातें मोदी करते नहीं, बल्कि लोगों को दिखाते हैं कि जमीन पर चीजें उतरी हैं कि नहीं उतरी हैं। इसीलिए तो शिलान्यास का कार्यक्रम है, इसीलिए तो लोकार्पण का कार्यक्रम है। और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काशी की जनता इस बात को लेकर आश्वस्त है कि 14 में जब प्रधानमंत्री आए थे, जो वादा किया था। में संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम पूरी तरीके से सजकर तैयार हो चुका है, जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं। लेकिन रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर इस वक्त किस तरीके की तैयारी है, ये भी जान लेते हैं। नीतीश मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। नीतीश, कितने बजे का वहां पर कार्यक्रम है और कितनी तैयारी आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, कितने बजे का कार्यक्रम है ये थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन आज जिस तरह से बनारस में उमस भरी गर्मी है, उसमें प्रधानमंत्री सौगातों की बारिश करने वाले हैं और इस रुद्राक्ष से शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में इस देश में किस तरह से बदलाव होगा, इसका संदेश प्रसारित होगा। और जो लोग यहाँ के पुराने लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर ये जो नगर है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है और इस नगर को अब आने वाले समय में कैसा देखा जा रहा है। और सिर्फ ये नगर ही नहीं, बल्कि पूरा पूर्वांचल और पूरा प्रदेश कैसा क्या होगा। अरविंद जी, देखिए, आप काशी को पूर्वांचल और प्रदेश में मत देखिए, पूरे राष्ट्र की सांस्कृतिक और शिक्षा की राजधानी रही है काशी। आप इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे अगर, तो दारा शिकोह भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था पंडितों से। यहाँ से शिक्षा से और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो पांडित्य परंपरा रही, उससे इतना प्रभावित था कि वह यहाँ आया था काशी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। दूसरी बात ये कि काशी में यह पहला अवसर है कि यहाँ राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा नीति पर, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस पर राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा समागम हो रहा है। यह अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है कि उनके द्वारा उनकी काशी में, हमारी काशी में जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, जो उन्हें 8 सीटें जीत करके काशी की तरफ से उनको गिफ्ट दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो 2022 में उनको गिफ्ट किया है, पूरा प्रदेश की सरकार, तो ये काशी में रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है। इसे रिटर्न गिफ्ट करेंगे निश्चित। काशी की जनता को आने वाले समय की उम्मीदें क्या, किस तरह से शिक्षा में बदलाव का एक भविष्य देख रहे हैं आप लोग। और जो कहा जाता था कि पांडित्य परंपरा, गुरुकुल परंपरा, काशी वैदिक और गुरुकुल परंपरा का सबसे बड़ा केंद्र कहा जाता था, तो अब उसे लेकर कैसी तस्वीर? देखिए, काशी शुरू से ही गुरुकुल पांडित्य परंपरा की जननी रही है, एक तरह से कहा जाए तो। इस पर और ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको और अधिक आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में इस पांडित्य परंपरा को, इस शिक्षा को नए स्तर पर डिजिटलाइजेशन के साथ साथ
आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है, किस तरह से बढ़ाया जा रहा है, ये अपने आप में अद्भुत है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ 4-4 विश्वविद्यालय हैं। आप देखिए कि नेपाल, भूटान, कहाँ तमाम देशों से तिब्बती संस्थान में संस्कृत पढ़ने के लिए आते हैं, हिंदी पढ़ने के लिए आते हैं। एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जहाँ यहाँ से तमाम ऐसे विभूतियाँ निकली हैं, और यही काशी है जहाँ मुंशी प्रेमचंद, काशीनाथ सिंह, तमाम ऐसे साहित्यकार हैं जो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। चलते चलते तस्वीरें भी दिखाते हैं और बातचीत भी करते हैं, तो विशेष जरा तस्वीरें भी दिखाइए, तैयारियां भी दिखाना जरूरी है। काफी सजा हुआ ये रुद्राक्ष है, हर ओर झंडे, बैनर, पोस्टर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पर अब धीरे धीरे पूरी तरह से सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है। समय जैसे जैसे बढ़ेगा, प्रधानमंत्री के आगमन का समय जब नजदीक आएगा तो ये जो सुरक्षा है और टाइट होगी। तो अरविंद जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो पांडित्य परंपरा की आप बात कर रहे थे और जो यहाँ की गुरुकुल परंपरा की आप बात कर रहे थे, तो वो क्या आने वाले समय में और भी निखरेगी? ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री का ये जो कार्यक्रम है, और खासतौर पर जब शिक्षाविद यहाँ आएंगे और IIT के डायरेक्टर यहाँ आएंगे, तो क्या बदलाव एक अलग सा दिखाई दे रहा है? जो शिक्षा में जो यहाँ के जो युवा थे उनको बाहर जाना पड़ता था, तो क्या आने वाले समय में कुछ बदला हुआ रूप देख रहे हैं क्या? निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रयास है, और बड़ा प्रयास यानी काशी से पूरे देश में एक बड़ा संदेश जा रहा है। आप यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप देखेंगे कि दुनिया भर के तमाम युवा आते हैं यहाँ हिंदी, संस्कृत, तमाम विषयों पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और यहाँ जिस शिक्षा नीति पर यह चर्चा हो रही है, यहाँ जो समागम होगा, ये राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम तो तमाम हुए हैं, बिल्कुल नितेश, और देखिए तमाम जो प्रयास है वो अब जमीन पर उतारे जा रहे हैं, और काशी में किस तरीके से बदलाव हो रहा है वहाँ के लोग भी इसका अनुभव कर रहे हैं और उसका जिक्र भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं सीएम के ट्वीट की, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है पीएम के दौरे को लेकर। उन्होंने लिखा है, देखिए ट्वीट आपके सामने हमने रख दिया। देवाधिदेव महादेव की पावन नगरी काशी में नए भारत के शिल्पकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वाराणसी में आज आपके द्वारा होने जा रहे लोक कल्याणकारी परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण से उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास को नया विस्तार मिलेगा। तो मुख्यमंत्री का ट्वीट आप देख रहे हैं पीएम के दौरे को लेकर। उन्होंने उनका स्वागत किया है काशी में। हालांकि विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद ये पहला दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का काशी का, और 43 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसकी सौगात वो देने जा रहे हैं। ऐसे में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सिर्फ पीएम का इंतजार है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर लखनऊ में एक अहम बैठक की, जिसमें आने वाले त्योहारों के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने ऑफिसर्स को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें सीएम योगी ने हर हाल में कानून व्यवस्था सख्त रहने के आदेश दिए हैं। तो देखिए कई त्योहार आ रहे हैं, इसी के मद्देनजर यह बैठक बुलाई गई थी। तो त्योहार पर सरकार ने क्या तैयारी की है ये भी अब आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए कावड़ यात्रा, सावन मेला और बकरीद को लेकर सरकार अब अलर्ट पर है। शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार संपन्न कराने का संकल्प है सरकार का, और त्योहार को लेकर अधिकारियों ने समीक्षा बैठक भी की है। बैठक में सभी एसएसपी थे, एसपी थे, नगर आयुक्त जो कि शामिल हुए। 14 जुलाई से शुरू हो रहा है सावन का महीना, और कावड़ यात्रा को लेकर सरकार ने अब पूरी तैयारी कर ली है। शिवरात्रि, नाग पंचमी और रक्षाबंधन का त्योहार भी है, इसे देखते हुए भी अलर्ट है। इसके अलावा देखिए बकरीद के बाद मुहर्रम का महीना शुरू हो जाएगा, और इस पर्व पर शांति और सौहार्द बना रहे इसको लेकर भी अलर्ट है, और इसको लेकर बातचीत की गई। इस बीच ये भी कहा गया कि शरारतपूर्ण तत्वों को, जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उससे कार्रवाई उन पर हो, जो शरारतपूर्ण तत्व हैं उन पर। धार्मिक यात्राओं और अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन धार्मिक यात्राओं में नहीं होना चाहिए, ये बात भी बहुत जोर के साथ बैठक में कही गई। इसके अलावा कावड़ यात्रा मार्ग पर खुले मांस की बिक्री नहीं हो, ये सुनिश्चित करना काम भी प्रशासन का होगा। तो ये तमाम अहम बातें रही जिस पर फोकस किया गया। बैठक में समीक्षा बैठक की गई और कहा गया कि सख्ती से निपटना है जो शरारती तत्व हैं उनसे, और किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो, ये सुनिश्चित करना प्रशासन का काम है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।